हेलो एवरीवन, आप लोग को एसबीएन एजुकेशनल के इस यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन करती है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को संस्कृत ग्रामर के ये चौथे लेक्चर के बाद हम लोग आपके बीच 5वें लेक्चर को लेकर के आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ। बच्चों, मैं पूरा उम्मीद के साथ आप लोगों को कहना चाहूँगा कि ये वर्ण विचार का ये 5वां लेक्चर आप लोगों को वर्ण का उच्चारण स्थान से लेकर के वर्णों का जो सही तरह से ध्वनियों का बनना किस प्रकार उत्पन्न होती है ध्वनियों को, ये चीज़ों को हम लोग को जानना है और वही चीज़ को लेकर के आप लोग को हम ये बताने का प्रयास कर रहा। तो बच्चों, चलते हैं कि इस वीडियो का जो मेन सार है वो चीज़ है अभ्यांतर तथा बाह्य प्रयत्न। अभ्यांतर तथा बाह्य प्रयत्न, अभ्यांतर क्या होता है और बाह्य प्रयत्न क्या होता है, इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि वर्ण के उच्चारण को कहाँ कहाँ से और कैसे यह उत्पन्न होता है, उसको हम जान पाएंगे। बच्चों देखिए, हमने लिखा है कि किसी भी वर्ण का कहने का यह तात्पर्य है, यह वर्ण चाहे स्वर वर्ण हो सकते हैं, चाहे व्यंजन वर्ण हो सकते हैं, स्वर्ण वर्ण हो सकते हैं या व्यंजन वर्ण हो सकते हैं। वर्णों के उच्चारण के लिए उच्चारण स्थान मतलब ये कहाँ से शब्दों की उत्पत्ति हो रही है, स्थान में एवं उनके बाहर कंठ नली में, चाहे शब्द का उच्चारण कहाँ से हो रही है और यह हमारी कंठ से लेकर के ओष्ठ तक के बीच में कौन सी अंग का जिग्र है। देखिए आगे कहता है कि स्थान बाहर कंठ नली में किए जाने वाले प्रयास को प्रयत्न कहते हैं। बात आता है कि अभ्यांतर मतलब तो हम जान रहे हैं कि अंदर, और बाह्य मतलब जान रहे हैं बाहर, लेकिन प्रयत्न का अर्थ क्या है? तो प्रयत्न का अर्थ यहाँ इस चीज से है, प्रयत्न का अर्थ हुआ यहाँ प्रयास, किया जाने वाला प्रयास, ठीक है। तो यह प्रयत्न कहलाता। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या है? उनके बाहर कंठ नली में किए जाने वाले प्रयास को प्रयत्न कहते हैं। मानव अपनी इच्छा को व्यक्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे को शब्द के साथ समझाना चाहता है, अर्थात भगवान का दिया हुआ एक ऐसा वरदान है वाक्य शक्ति, जो बोलने की जो शक्ति है सिर्फ मनुष्यों में ही दिया है, और इसमें से कुछ ऐसे भी मनुष्य हैं जिसे वाक्य शक्ति उससे नहीं प्रदान है। चलिए बच्चों, इसके बाद वाली बात हम लोग चलते हैं। यहाँ क्या कहा है? मानव अपनी इच्छा को व्यक्त करने के लिए फेफड़े से वायु का संचार करती है। मनुष्य अगर किसी शब्दों का या वर्णों का या वाक्यों का अगर उच्चारण करना चाहता है, ये कहना चाहता है, तो उनके लिए हम लोग को अपनी फेफड़े से हवा को संचारित करना पड़ता है, भेजना पड़ता है। वही कहता है वायु को संचारित करना पड़ता है, जो कंठ एवं मुख के वायु को भेजने के बाद यह कहाँ जाती? तो यह कंठ के मुख विवर का अर्थ यहाँ है छिद्र से टकराती है। कंठ पर जो छिद्र है, उसी छिद्र पर हमारी ध्वनियाँ, जो फेफड़े से हवा जो निकलती है, संचरित होता है, वह कंठ के छिद्र पर पड़ती है, और वही छिद्र से टकराने के बाद क्या बनती है? ध्वनियाँ बनती है, और इन्हीं ध्वनियों का उत्पत्ति होती है। और इसे कुछ जान ही रहे, कुछ प्रयास ही करना पड़ता है। आप कुछ शब्दों को बोलने के लिए, कुछ वर्णों का उच्चारित करने के लिए इस तरह का आपको प्रयास करना पड़ता है। प्रयास मृदु होना या तीव्र होने का कारण या उच्चारण भी है। उच्चारण मृदु भी हो सकता है या तीव्र भी हो सकता है। किसी शब्दों का वाणी, कोई व्यक्ति का वाणी आपको कर्कश लगता है,
किसी व्यक्तियों का वाणी आपको अच्छा लगता है, और कोई किसी को बोलने की जो आदत होती है वो तीव्र होता है। और ये कैसे होता है? ये हमारी फेफड़े की गति, फेफड़े में जो हवा की संचरित होता है, जो कर्ण पर हवा का जो वायु का जो दाब पड़ता है, प्रेस पड़ता है, उससे आपका जो स्वर उच्चारण होती है वो उस पर होती है। यही का मृदु होता है या तीव्र होने के कारण उच्चारित भी मृदु या तीव्र हो जाता है। चाहे आप किसी से फुसफुसाहा कर बात भी करना चाहते हैं, या कुछ फुसफुसाहट की बात को जिक्र करना चाहते हैं, किसी को कहना चाहते हैं, तो उनके लिए आपको इनका प्रयास करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप इस शब्दों का उच्चारण, वर्णों का उच्चारण नहीं कर सकते। चलिए, अतः उच्चारण की इस प्रक्रिया में प्रयत्न का ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रयत्न का ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वर्णों का उच्चारण करना है या उच्चारित करना है तो वर्णों का, इसमें प्रयत्न शब्द का जो आता है वह ज्यादा मायने देती है। चलिए, अब आता है इसके बाद वाली बात के बाद, बाह्य और अभ्यंतर के बाद इसी में है प्रयल। क्या है? प्रयल। प्रयल जो है ये 2 प्रकार के हैं, और इसी 2 प्रकार के बारे में हमको पहले से बताया, अभ्यंतर और बाह्य। ये प्रयल जो है, ये प्रयल 2 प्रकार के हैं, एक अभ्यंतर है और एक बाह्य है। अभ्यंतर का अंदर, मतलब अभ्यंतर का जो अर्थ है यहाँ अंदर से है, और बाह्य का मतलब है कि उसके जो हमारी वाक्य वर्णों का जो बोलने का जो स्थान है उससे और अंदर, मतलब उससे बाहर हो जाना, ठीक है, वो बाह्य। अंदर रहते हुए भी बाह्य इसका नाम है। देखिए क्या कहा, अभ्यंतर तथा बाह्य। अभ्यंतर प्रयत्न कंठ से लेकर के ओष्ठ तक को कहा जाता है। कंठ से लेकर के ओष्ठ तक की ध्वनियों को जो उच्चारित होता है, ये हम लोग का अभ्यंतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभ्यंतर। कंठ से लेकर के नीचे जो फेफड़े के पास हवा जो स्थित होती है, वो हवे को हम लोग बाह्य कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, के बीच होने वाला प्रयत्न क्या कहलाता है? अभ्यंतर। प्रयत्न को कहते हैं। ये सभी उच्चारण स्थान है, ये सभी उच्चारण स्थान। कंठ से लेकर के ओष्ठ तक में बहुत सारे जो आपका उच्चारित स्थान है, ये इन्हीं के बीच में आता है, स्थान है। इसका जो ये किस प्रकार में हो सकते हैं, कोई सटा रहता है, कोई नहीं सटा रहता है, कोई सरपट नहीं सटा रहता है, कोई थोड़ा सा सटा रहता है। वही कहता है कि परस्पर सट जाना, आधा सटना, या कुछ नहीं, जिनको कहते हैं बिल्कुल पृथक होना। यह अभ्यंतर प्रयत्नों का क्या करती है? निर्णय करता है। अभ्यंतर प्रयत्नों का निर्णय करता है। और बाह्य क्या है? बाह्य प्रयत्न वस्तुतः जो होती है, बाह्य प्रयत्न के बारे में जो होता है, वस्तुतः जो होता है, यह उच्चारण स्थान जो होते हैं, ये क्या होते हैं? बाहर, अर्थात कंठ के भीतर ही, कंठ और ओष्ठ के बीच अभ्यंतर, और कंठ के नीचे का जो बात कहा, देखिए कंठ के भीतर वायु के रहने की स्थिति, कंठ के भीतर वायु की रहने की स्थिति में होते हैं। यद्यपि उदात्त प्रयत्न उच्चारण जो है स्थान जो है, उच्चारण स्थान जो है, इन्हीं उच्चारण स्थान के भीतर होती है, इन्हीं उच्चारण स्थान के भीतर होती है। कौन? बाह्य। और फिर भी इसे हम क्या कहते हैं? बाह्य कहते हैं। अंदर रहते हुए भी बाह्य कहते हैं, क्योंकि ये उच्चारण स्थान के अंदर नहीं है, इसलिए इसको बाह्य कहते हैं। चलिए, अब आता है बाह्यंतर। क्या होता है सर? बाह्यंतर का, अभ्यंतर का मतलब तो हम बता ही दिए, अंदर। इनके भी जाकर के 5 भेद हो जाता है। अभ्यंतर के 5 भेद हो जाते हैं। 5 भेद कौन कौन है? मैं यहाँ पर लिखा, स्पष्ट, एकदम स्पर्श करना, अर्थात कहीं टचेट हो रहा है, और वह टचेट कितने वर्ड है और कैसे कैसे है, इनके बारे में मैंने उच्चारण स्थानों को मैंने बताया था, उसमें आप देखेंगे। को से लेकर के मो तक वो आपका स्पर्श व्यंजन में आता है। नहीं, वही कहता है अभ्यंतर के अंतर्गत में 5 है, और 5 के बारे में मैंने लिखा। ठीक है, तो स्पृष्ट है, इसके साथ को से लेकर मो तक है। इसत है, इसत में कौन है? यो से लेकर वो तक है। वृत्ति है, विवृत्ति है, इसके अंतर्गत आप लोग पढ़ेंगे इसके बाद वाली लेक्चर में, जो थोड़ा बड़ा है, इसमें
नहीं आता, लेकिन इसके अगले वाले लेक्चर में आपको छठा लेक्चर में जरूर बताएंगे। ये इसद था, ये इसद है, और इसद में कौन है, तालब से लेके हो तक को इसद में कहेंगे, ठीक है। और यह आपका समृद्ध है। समृद्ध के अंतर्गत आप लोग ओ से के उच्चारण के साथ साथ इसके अंतर्गत घोष, घोष के बारे में पढ़ेंगे, शब्द घोष और हास जिसमें आप पढ़ते थे, उसमें क्या कहते हैं उसको, महाप्राण, प्राण, घोष, शब्द घोष, इस तरह के अंतर्गत आप लोग पढ़ेंगे। नाद, इस तरह के बारे में हम लोग लेक्चर छठे में हम लोग पढ़ेंगे। आज का जो रहा ये मेरा मेन सार रहा, बच्चों का एक दो शब्द छूट रहा था, ये अभ्यंतर तथा बाह्य प्रयत्न क्या होता है सर, तो इस चीज को लेकर के मैंने आज का जो वीडियो दिया आपको, एक लेक्चर 5वां जो रहा, इन्हें जानने के लिए मैंने आप लोगों के बीच इस सारी चीजों को जिक्र करते हुए आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। तो बच्चों इसको एक बार जरूर अच्छे से लिख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा के लिए आपको हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ओके। और मिलते हैं आपको इससे अगले वीडियो में, लेक्चर नंबर 6 वीडियो में। धन्यवाद।